Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Artificial Intelligence. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग का हिस्सा जो है उसको कवर कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमने लास्ट टाइम अनइन्फॉर्म्ड एल्गोरिदम्स में से डेप्थ फर्स्ट सर्च को देखा और उसकी एक मिसाल भी हमने देखी। उसके साथ मैंने आपको ब्रेथ फर्स्ट सर्च BFS का भी तारुफ करवाया था। आज हम एक निस्बतन आसान मिसाल लेकर इसके स्टेप्स को समझते हैं कि ये कैसे ऑपरेट करता है BFS सर्च एल्गोरिथम। करना इसमें हमने ये है कि एक एम्प्टी क्यू ले लेनी है और आपको पता है क्यू एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। इसमें जो चीज़ हम पहले इंसर्ट करेंगे क्यू में उसी को पहले हम बाहर निकालेंगे। तो आपने अपने ट्री में से रूट नोड को बतौर स्टार्टिंग नोड ले लेना है। अगर आपके पास ग्राफ है तो उसमें आर्बिट्रेरीली कोई भी एक नोड जो होगा उसको आपने स्टार्टिंग नोड ले लेना है। आपने जब अपने स्टार्टिंग नोड को सिलेक्ट कर लिया तो उसको क्यू में पहली दफ़ा इंसर्ट कर दें। इंसर्ट करके उसको मार्क कर दें कि वो विजिटेड हो चुका है। अब आपने एक लूप लगाना है यहाँ पर, यानी आइटरेटिवली हमने जब तक हमारी क्यू एम्प्टी ना हो जाए हमने एक नोड को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है और उस नोड के जितने भी सिबलिंग्स होंगे या चाइल्ड नोड्स होंगे जिनको अभी हमने एक्सप्लोर नहीं किया उनको क्यू में इंसर्ट कर दें और जिस नोड को आपने बाहर निकाला है उसको प्रिंट कर दें कि ये विजिटेड हो चुका है। तो ये स्टेप 3 और 4 जो है ये आइटरेट करते रहेंगे जब तक हमारी क्यू एम्प्टी ना हो जाए। तो जब हमारी क्यू एम्प्टी हो जाएगी तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो एक्सट्रैक्टेड नोड होंगे और जो प्रिंटेड होंगे वो हमारी जो सर्च है उसको कंप्लीट कर चुके होंगे और हमारा जो सारा ट्री है वो भी ब्रेथ फर्स्ट सर्च के हवाले से वो विजिट हो चुका होगा। आइए इसकी एक एग्जांपल लेकर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें किसी भी जो नोड है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विजिटिंग जो है वो हाइट ऑफ द नोड पर डिपेंड करती है। इब्तिदा में आप देख लें कि ये हमारी क्यू है दूसरे कॉलम में इस टेबल के और तीसरे कॉलम में विजिटेड का जहाँ जो हम प्रिंट करते जाएंगे वो वाला खाना है। तो पहले नंबर पे हमने गोल नोड H तक पहुंचना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने S को सिलेक्ट किया रूट नोड को, इसको क्यू में डाला और क्यू में डाल के इसको विजिटेड में भी डाल दिया। अब हमने S को एक्सट्रैक्ट कर लिया क्यू से और इसके जो चाइल्ड नोड थे A और B उनको क्यू में डाल दिया और उनको विजिटेड में भी डाल दिया। उसके बाद हमने A को एक्सट्रैक्ट किया और A को एक्सट्रैक्ट करके A के जो चाइल्ड नोड थे C और D उनको क्यू में डाला और इनको विजिटेड में भी डाल दिया। इसके बाद हमने B को एक्सट्रैक्ट किया और B को एक्सट्रैक्ट करके इसके जो चाइल्ड नोड थे E और F इनको भी क्यू में डाल दिया और इनको प्रिंटेड में भी डाल दिया। इसके बाद हमने क्यू में से नेक्स्ट जो एलिमेंट है जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हवाले से वो C बनता था उसको एक्सट्रैक्ट किया और C के दो सिबलिंग हैं G और H इनको भी क्यू में इंसर्ट कर दिया और इनको विजिटेड में भी डाल दिया। फिर हमने C के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट क्यू में बच गया था उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया और इसके चूंकि कोई सिबलिंग्स नहीं थे तो ये हमारा जो क्यू है इसमें कुछ भी इंसर्ट नहीं हुआ। उसके बाद हमने D के बाद जो अगला एलिमेंट था वो E था, तो E को हमने एक्सट्रैक्ट किया तो इसके भी कोई सिबलिंग्स नहीं है तो इसको भी हमने जो है वो ये चौथा स्टेप वैसे ही जो है वो स्किप हो जाएगा। इसके बाद हमने F को निकाला तो F के भी कोई सिबलिंग्स नहीं है तो फिर चौथा स्टेप वैसे ही स्किप हो जाएगा। फिर इसी तरह से G को निकालेंगे तो G का भी कोई सिबलिंग नहीं, ये भी वैसे स्किप हो जाएगा। H को निकालेंगे, H का हमारा गोल नोड है और विजिट भी हो चुका है। H को निकालने के बाद हमारे पास उसके नीचे भी कोई सिबलिंग नहीं होगा तो फिर हमने जब H को निकाल लिया और
फिर देखा तो हमारी क्यू एम्प्टी हो चुकी थी, तो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। और लूप के ब्रेक होने के बाद हम जब विजिटेड नोड वाली जो प्रिंट की हुई है हमारी रॉ उसको देखेंगे, तो इसमें S to A, A to B, B to C, C to D, D to E, E to F, F to G एंड G to H। ये हमारा ब्रेथ फर्स्ट सर्च का एल्गोरिदम है। यानी S से पहले जो नीचे वाला लेवल है उसके दोनों नोड्स को इसने ट्रेवर्स किया, A और B को। उसके बाद इसने C, D और E और F यानी लेवल 3 वाले नोड्स को सबको ट्रेवर्स किया, और उसके बाद लेवल 4 वाले जो दोनों नोड्स हैं G और H उनको ट्रेवर्स किया। ये हमारा ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम है जो एक क्यू को लेकर इस तरह से ऑपरेट करता है। तो एक बार इसका पूरा टेबल अगर हम देख लें, S से A की तरफ आए, S को हमने विजिटेड में डाल दिया, उसके बाद B की तरफ आए, A और B दोनों हो गए, फिर हम A से C और D की तरफ आए, फिर हम B से E और F की तरफ आए, उसके बाद हम C से G की तरफ और H की तरफ गए, और इस तरह से D और E और F की तरफ भी आए, लेकिन उनके कोई सिबलिंग्स नहीं थे, तो हमारा ये लूप यहाँ पे ब्रेक हो गया। और आप देख रहे हैं कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च की जो पूरी क्यू हमने जिस तरह से फॉर्म की वो आपके सामने है, और जो विजिटेड नोड प्रिंट हुए वो भी आपके सामने है। अब ब्रेथ फर्स्ट सर्च के साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि इसमें चूंकि हमें जितने भी विजिटेड नोड्स हैं उनको मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है, प्रिंट करवाना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। तो फर्ज करें हमारे पास एक ट्री है जिसकी ब्रांचिंग फैक्टर 8 है और डेप्थ उसकी 10 है। तो अगर हमारे एक नोड को मेमोरी में स्टोर करने के लिए 8 बाइट्स चाहिए हो, 8 बाइट्स चाहिए हो, तो फिर हम इसकी कैलकुलेशन निकाल के देखते हैं कि हमारा BFS एल्गोरिदम जो है वो कितने नंबर ऑफ बाइट्स लेगा इस ट्री को ट्रेवर्स करने के लिए या सर्च करने के लिए। तो हमें पता है कि ब्रांचिंग फैक्टर को जो है उसकी पावर ले लेते हैं नंबर ऑफ डेप्थ, उसकी टोटल डेप्थ के साथ, तो हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स आ जाते हैं। तो 8 को हम लिख लेते हैं 2 पावर 3 और इसकी पावर 10। उसके बाद इसको बाइट्स के साथ ज़रब दे देते हैं, 8 बाइट्स 2 पावर 3 बाइट्स, तो ये टोटल 2 पावर 33 बाइट्स आ जाएगा। 2 पावर 33 बाइट्स का मतलब है 8000, राउंड अबाउट 8000 मेगाबाइट्स, यानी 8 गीगाबाइट्स। तो आपने देखा कि एक 8 फैक्टर का और 10 डेप्थ का हमारे पास अगर ट्री था तो उसको मेमोराइज करने के लिए कितने जीबी डाटा चाहिए? 8 गीगाबाइट का डाटा चाहिए। अब इन दोनों एल्गोरिदम्स को जो हमने DFS और BFS अभी तक डिस्कस किए हैं इनको कंपेयर करके देख लेते हैं। DFS में हमारे पास मेमोरी की रिक्वायरमेंट्स या स्पेस की रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो स्मॉल होती हैं, क्योंकि इसमें जो डेप्थ होती है वो लीनियर होती है और लीनियर डेप्थ में हम चलते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं। इसमें प्रॉब्लम्स ये हैं कि हमारे पास कुछ पाथ्स ऐसे भी हो सकते हैं जो इनफाइनाइट लेंथ के हों या लूप्स वगैरह हों वहाँ पे। तो हमारा जो DFS एल्गोरिदम है ये अगर इन्फिनिट लूप में फंस गया तो फिर ये फॉर एवर चलता रहेगा। और ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी है कि DFS में आपके पास जो शैलोएस्ट गोल है उसको फाइंड करने की कोई गारंटी नहीं होती। यानी इसमें हमारे पास जो शॉर्टेस्ट सोल्यूशन है या शॉर्टेस्ट पाथ है उसको फाइंड करने की गारंटी नहीं होती DFS में। इसके बरक्स BFS हमें गारंटी तो देता है कि हमें लोएस्ट पाथ जो है, चाहे उसमें कोई साइकिल्स ही क्यों ना हो ग्राफ में, चाहे उसमें इनफाइनाइट पाथ ही क्यों ना हो, फिर भी हमें BFS जो है ये गारंटी करता है कि ये लोएस्ट पाथ में हमें सर्च करके देगा। लेकिन इसकी एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसको स्पेस बहुत चाहिए, इसको मेमोरी बहुत चाहिए, बल्कि इसको मेमोरी एक्सपोनेंशियल जो है वो डेप्थ के हवाले से मेमोरी चाहिए। जितनी इसकी डेप्थ ज़्यादा होती जाएगी ट्री की, उतनी इसकी नंबर ऑफ बाइट्स जो हैं वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती जाएंगी। जितना यानी गहरा आपका ट्री होगा BFS उतने ज़्यादा मेमोरी लेगा। ये है जी BFS और DFS में जो कंपैरिजन उसके साथ। तो आज के लिए हमारा जो BFS का जो
लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।